फ्रेंड्स, ये केवीएस मदान की बुक है जो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है और जेआरएफ क्वालिफाइड कई बच्चों ने भी इसको रेकमेंड किया है। और मैंने भी कुछ पहले की पढ़ाई थी और 3 मंथ कंटिन्यूस मैंने इसको स्टडी किया। फर्स्ट पेपर में मैंने 80% मार्क्स जो है वो प्राप्त किए हैं। तो इसमें जो है टोटल 10 चैप्टर्स हैं, जिसमें कि आपका जो पहला चैप्टर है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड अर्थात शिक्षण अभिक्षमता। और इस टॉपिक के 6 सब टॉपिक्स हैं। प्रत्येक टॉपिक में आपको अराउंड जो है 100 क्वेश्चन मिलेंगे। पहले टॉपिक में 100 क्वेश्चन है और में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो आपको ये सारे टॉपिक्स जो है कवर करने होते हैं। यदि आपने कभी नहीं पढ़ा है तो ये ज़रूर चैप्टर पढ़ें, और यदि आपने एक बार भी पढ़ा है तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन काफ़ी ईजी आते हैं। इट्स ओनली डिमांड प्रैक्टिस। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो हम इसमें पहले सब टॉपिक को आज उठाएंगे, शिक्षण अवधारणाएँ, और इस पर जो है हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है। बेसिक मॉडल कौन सा है शिक्षण का, कक्षा शिक्षण का। तो इसमें विकल्प देखेंगे, अधिगम का प्रतिमान, निर्देशात्मक प्रतिमान, और सी है ए तथा बी दोनों, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें फ्रेंड्स सही आंसर है सी, ए तथा बी दोनों। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, दूसरा हम क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि यदि कोई व्यक्ति शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है। आप चारों विकल्पों को ध्यान से देखेंगे। इसमें सही आंसर जो है वो है विषय का ज्ञान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात असत्य कथन कौन सा है। तो इसमें लिखा है कि शिक्षण सिर्फ एक कला है। दूसरा है शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है। तीसरा है शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं। तो इसमें तीनों ही जो कथन हैं वो गलत हैं, क्योंकि आप जो कहीं भी सिर्फ, केवल और सदैव हो उसका भी ध्यान रखें। और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आई डोंट थिंक कि ज़्यादा इस पर डिस्कशन करूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है। चारों विकल्पों को देखेंगे तो इसमें जो है शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना, निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना, शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से रिलैक्स्ड रखना, और कक्षा की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारी को सूचित करना। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है। इसमें है कि वांछित कौशल यही होगा कि शिक्षक द्वारा कही गई बात जो है वो छात्रों की समझ में आ जाए। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। इसको आपको याद करना पड़ेगा। वैसे तो ये सुमेलित करने को बोला है कि शिक्षण का स्तर और उसके प्रमुख प्रस्तावक कौन है, ये आपको सुमेलित करना है। तो जो स्मृति स्तर है इसके जो प्रस्तावक हैं वो हर्बर्ट हैं, और जो ग्रहण शक्ति स्तर है इसके प्रस्तावक मारिसन हैं, और जो विचारशील स्तर है इसके प्रस्तावक जो है हंटर हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे हम। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें आंसर ए दिखा रहा है, लेकिन अगर हम इसको कॉमन सेंस से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इसका जो है बी आंसर सही होगा, क्योंकि किसी भी पहले किसी भी विषय का बोध होना चाहिए, फिर आप उसको जो है याद करते हैं और फिर उस पर क्या करते हैं, चिंतन और मनन करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ए, शिक्षक जो है एक स्वतंत्र चर है, जबकि शिक्षार्थी, माता पिता, संस्थान ये स्वतंत्र चर नहीं है। शिक्षार्थी तो ये जो है आश्रित चर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इसमें पूछ रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए? तो इसमें विकल्प हैं 4। ए है विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक, बी है संश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक, सी है केवल विश्लेषणात्मक और डी है केवल संश्लेषणात्मक। तो इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक। इसलिए कि पहले किसी भी टॉपिक को अगर एक टीचर पढ़ाते हैं तो उन्हें उसके विश्लेषण करना, अर्थात किसी टॉपिक के सभी सब टॉपिक को, सभी घटक को अलग अलग करके उसका विश्लेषण करें, उसको बताएं। और संश्लेषण का मतलब होता है कि सभी आयामों को जोड़कर उसका संयोजन क्या है, उसका सार क्या है, उस चीज़ को बताना। तो ये विकल्प सही होगा, विश्लेषणात्मक से संश्लेषणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी सुमेलित करने को कह रहा है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो ये भी सुमेलित है। इसमें पूछ रहा है शिक्षण सूत्र और उसके प्रतिपादक कौन है। तो जो पहला शिक्षण सूत्र है संपूर्ण सेंस की ओर, तो इसका जो मुख्य प्रतिपादक है वो है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की ओर जाना। और जो सेकंड है स्व अध्ययन, ये डाल्टन है इसके प्रतिपादक। और थर्ड है भावना का प्रशिक्षण, और तो इसके मोंटेसरी और फ्रोएबल जो है प्रतिपादक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसको देख लेते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है। तो इसमें सी आंसर सही है कि जो शिक्षण है वो कला और विज्ञान दोनों ही है। ये भी आसान क्वेश्चन है। टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको काफ़ी आसान क्वेश्चन मिलते हैं, बस कन्फ्यूजन होता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, आपने अभ्यास नहीं किया है। तो इसलिए इसमें अभ्यास का बहुत ही महत्व है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अब पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है। तो इसमें जो ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, इसका आंसर दे रहा है कि पहले ये आंसर जो है दिखाया जा रहा है स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर और पेडागोजिकल स्तर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शिक्षण का पेडागोजिकल स्तर जो है ये शिक्षण का स्तर नहीं है। शिक्षण के स्तर में 3 ही संबंधित हैं, स्मृति, बोध और चिंतनशील। इसमें सही क्रम को पूछा है। तो सही क्रम में ऐसा दिखा रहा है कि पहले स्मृति होनी चाहिए, यानी वो याद होना चाहिए, फिर उसका बोध होना चाहिए, फिर उस पर चिंतन मनन होना चाहिए। जबकि इसका सही जो आंसर है वो होना चाहिए 2, 1 और 3। 2, 1 और 3 वैसे दिया नहीं है, क्योंकि किसी भी विषय का सर्वप्रथम विद्यार्थी को बोध होना चाहिए। जब उसे उसका बोध होगा तो वो उसे याद करेगा और याद रखेगा, तब उसके बारे में चिंतन करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित अर्थात सेल्फ डायरेक्टेड होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है एड्रागोजिकल। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। निम्न में से कौन सा या से लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होना चाहिए। तो विशिष्ट, ध्यान योग्य, ध्यान देने योग्य, मापने योग्य। तो इसमें डी आंसर सही है, उपरोक्त सभी जो है उद्देश्य होने चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, शिक्षक एक स्वतंत्र चर है जबकि छात्र क्या है, एक आश्रित चर है। हम चरों के बारे में एक और क्वेश्चन ऊपर पढ़ चुके हैं, आई थिंक सो कि आपने इसे समझ लिया होगा। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित शिक्षण स्तर में से कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना चाहिए। तो इसमें सही आंसर है चिंतनशील स्तर जो है वो खुला और स्वतंत्र होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम, सॉरी फ्रेंड्स,
अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना। क्वेश्चन नंबर 18 है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर है बेंजामिन एस ब्लूम, अर्थात ए इसमें सही आंसर है। इसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसमें आपको 5 से 10% ही फैक्चुअल क्वेश्चन दिखेंगे। मैक्सिमम जो इसमें क्वेश्चन है आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड मिलते हैं, इसीलिए आपको इसमें प्रैक्टिस की अधिक से अधिक आवश्यकता होती है। तो जो भी बुक आप पढ़ें उसके जो पीछे चैप्टर के लास्ट में अंत में जो क्वेश्चन आंसर दिया रहता है उसको जरूर सॉल्व करते रहें। इसमें पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी हुई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है? तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अनुप्रयोग, पहले से सीखी गई सामग्री का जो हम उपयोग करते हैं उसे एप्लीकेशन कहते हैं, यानी हमने उसका अनुप्रयोग किया। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा डी, मूल्यांकन जो है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, शिक्षक केंद्रित। वैसे शिक्षण होना कैसा चाहिए? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो शिक्षण जो है स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, शिष्य केंद्रित होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा शिक्षक केंद्रित। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपको सुमेलित करने से संबंधित है और ये भी एक आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसे एक बार भी पढ़ के गए हैं तो। इसमें जो पहला है वो कह रहे हैं क्रिया करके सीखना, इसको आप मैच करेंगे तो ये हो जाएगा व्यवहारवाद। किसी भी चीज़ को आप प्रैक्टिकली जब करके देखते हैं तो उसको व्यवहारवाद से जोड़ा जाता है। दूसरा है पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, तो इसका हो जाएगा प्रकृतिवाद, पर्यावरण प्रकृति से संबंधित है। थर्ड है सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति, तो जब भी हम सत्य की, सौंदर्य की, भलाई की ऐसी अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो कहते हैं ये, इसको हम आदर्शवाद कहेंगे। कहते हैं ना कि वो बहुत आदर्शवादी हैं, विचार उनके बहुत नेक हैं, परोपकारी हैं, तो जब भी हम ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ों की बातें करते हैं तो वो आदर्शवाद में आता है। चौथा है कि यह दुनिया जिस रूप में अब और यहाँ है, अर्थात वर्तमान में क्या है, रियलिटी क्या है, यथार्थ में कोई चीज़ है क्या? कुछ चीज़ें होती हैं दिखावे के लिए, कुछ चीज़ें होती है यथार्थ में। तो यह दुनिया जिस रूप में अब यहाँ है वो क्या है, रियलिज्म है, अर्थात यथार्थवाद। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसका सही आंसर बी है। आपको विकल्प वैसे देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो पूछ रहा है बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा जो है बौद्धिक कौशल प्रतिबिंबित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित हैं? तो शारीरिक कौशल से कौन सा संबंधित है? तो इसमें जो है मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र इसका जो है आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, किसी विशेष विषय का वर्णन करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसको शिक्षण के संदर्भ में मनोसंचालित अर्थात साइकोमोटर डोमेन के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है, यानी मनोसंचालित। तो ये इसमें जो विकल्प हैं वो है पर्यावरण प्रदूषण के लिए जागरूकता को दर्शाना, प्रयोग करना, 2 प्रयोगों के परिणामों का लेखा करना, और एक और डी है एक कहानी का वर्णन करना। तो इसमें जो सही आंसर है वो है प्रयोग करना।
निम्नलिखित में से किसको शिक्षण के संदर्भ में मनोसंचालित साइकोमोटर डोमेन के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है बी, प्रयोग करना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला जो क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो आप चारों विकल्प देख रहे हैं, इसमें एक कथन जो है वो असत्य है। शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है। फ्रेंड्स, शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा नहीं है, दोनों में काफ़ी अंतर है और शिक्षण की अपेक्षा जो शिक्षा है वो एक व्यापक अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है? अवधारणाओं का ज्ञान, शिक्षण कौशल, निर्णय लेने का कौशल, उपरोक्त सभी। तो इसमें सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान दें, बिकॉज लिमिटेड टाइम में आप जल्दी में होते हैं तो शब्दों को कई बार नहीं पकड़ पाते। उपयुक्त की बजाय इसमें अनुपयुक्त की बात हो रही है। तो इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा विकल्प सी। चारों विकल्प देख लिया होगा आपने। जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है, ऐसा व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से अध्यापन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो पहला है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और फोर्थ है प्रकृति का पालन करना। तो ये सभी जो है कथन सत्य हैं, सही आंसर डी हो जाएगा। अध्यापन के ये चारों ही सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से विकल्प विश्लेषण के अर्थ को दर्शाते हैं? तो हम विश्लेषण संश्लेषण की चर्चा पहले ही कर चुके हैं, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, संघटक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता। यानी कि अगर कोई एक वस्तु है, उसके किसी एक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता। संघटक भागों का संयोजन जो बी ऑप्शन है वो सही नहीं होगा, क्योंकि ये संश्लेषण का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि आप विश्लेषण और संश्लेषण का डिफरेंस बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। इसके पहले हमने इसको एक्सप्लेन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो कई बार शब्द एक तरह के होते हैं, कन्फ्यूजन होता है, शिक्षण सिद्धांत होगा या शिक्षण तकनीकी होगी। तो इसमें जो सही आंसर है वो बी है, शिक्षण सिद्धांत जो है कक्षा में शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों को प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर, शिक्षक द्वारा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कम विद्यार्थी वाली कक्षा में कौन सा विकल्प प्रयोग में लाना चाहिए? विद्यार्थी कम है तो कौन सी जो विकल्प है वो जो है सर्वश्रेष्ठ होगा? अधिगम संबंधी समस्याओं की पहचान करना, छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना, अनुदेशन को छात्रों के बीच की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारा जो 35 है ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से शिक्षण व्यवसाय के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है? अगर कोई शिक्षण को व्यवसाय के रूप में प्रारंभ करता है तो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होगा? ये और आप चारों विकल्प देख रहे हैं। कई बार कन्फ्यूजन दो विकल्पों के बीच होता है, क्योंकि वो मिलते जुलते होते हैं, तो आपको कॉमन सेंस का वहाँ पे यूज करना होता है। शिक्षक की सराहनीय अकादमिक पृष्ठभूमि, निश्चय ही ये जरूरी है। एकल कारक से पूछा है यहाँ पे, और वो भी सबसे महत्वपूर्ण। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों से संबंधित करना। ये जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ये सुमेलित करने के बारे में पूछा गया है इसमें।
तो इसमें आप अगर दो विकल्प को जानते हैं तो ये क्वेश्चन हल कर लेंगे। पहला, बौद्ध धर्म, आप जानते हैं कि वो आडम्बरों का बौद्ध धर्म में जो है विरोध किया गया है, कर्म पे जो है और आचरण पे, व्यवहार पे विशेष बल दिया गया है। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म कर्म का सिद्धांत के साथ मैच करेगा। और जो विवेकानंद हैं वो कहते हैं कि योग शिक्षा का एक माध्यम है। यदि ये दोनों याद है तो आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। बौद्ध धर्म जो है ये बौद्ध धर्म कर्म के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, और जो स्वामी विवेकानंद हैं ये कहते हैं कि योग जो है शिक्षा का एक माध्यम है। तो ये अगर आपको याद है तो आप देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और इसमें जो पहला है, टैगोर कहते हैं, पहला का जो है वो तीसरा हो जाएगा सही आंसर, कि बालक जो है सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है। और महात्मा गांधी का हो जाएगा पहला, कि सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। और बाकी दोनों आपने देख ही लिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने कहा है कि शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्मित करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है और जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। तो ये कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए? तो उद्देश्यों का निरूपण, शिक्षण अनुदेशन की योजना बनाना, छात्रों की रुचि के बारे में जाना, उपरोक्त सभी। तो इसमें सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी जो है शिक्षण प्रक्रिया के संबंध में जरूरी जो है गतिविधियां हैं। तो इसीलिए सही आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन प्रभावी शिक्षण में सम्मिलित हैं? तो इसका सही विकल्प है सी, अगर शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय हैं तो इसे जो है प्रभावी शिक्षण माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 तक देख चुके हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य है? तो शिक्षण का सर्वाधिक जो है अपेक्षित उद्देश्य क्या है? तो छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से कारक शिक्षण दक्षता के लिए मूल रूप से आवश्यक हैं? तो इसमें जो सही आंसर है वो डी है। ये चारों जो उपरोक्त तीनों कारक हैं, शिक्षण कौशल में नैपुण्य और शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के प्रयोग में नैपुण्य, शिक्षण में उचित साधनों के उपयोग और प्रौद्योगिकी में नैपुण्य, उपरोक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, अर्थात असत्य कौन सा है? तो इसमें पहला ऑप्शन है, वो कह रहे हैं एक अच्छा संप्रेषक जो है अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता है। ये कथन बिल्कुल ही असत्य है, क्योंकि बाकी बाकी चीज़ों के साथ, अर्थात अपने विषय के ज्ञान वगैरह आदि के साथ अगर कोई व्यक्ति एक अच्छा संप्रेषक है तो वो एक अच्छा अध्यापक हो सकता है। तो पहला इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है, एक सफल शिक्षक वह होता है। तो सफल शिक्षक कौन होता है? आंसर इसका ए सही है, वह जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो। क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि एक शिक्षक अपनी आय बढ़ाना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करना चाहिए? तो जैसा कि सभी टीचर करते हैं, अतिरिक्त समय के दौरान कोचिंग संस्थान पढ़ाना, ये गलत जवाब है, ये सही आंसर नहीं है। शिक्षण संस्थान में अधिक पारिश्रमिक वाले कार्य करना, ये भी सही आंसर नहीं है। शिक्षण के अलावा अन्य संविदात्मक कार्य करना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। पुस्तकें लिखना, ये काम एक शिक्षक कर सकते हैं अलग से, अगर वो अपनी आय को, आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 हम देखेंगे। एक आचार्य के रूप में अपने शिक्षक सहयोगियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे? तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी के लिए। विकल्प आपने देख ही लिया होगा। आगे बढ़ते हैं कि आपके रिवीजन पर्पज से है ये, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बुक्स है और जितने JRF क्वालिफाई स्टूडेंट इसको मेनली रिकमेंड करते हैं। तो सभी के पास हो सकता है ना अवेलेबल हो, या रिवीजन करना चाहते हो तो इसे आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा।
तो इसमें अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, छात्रों को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक और नैतिक मूल्यों का आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो हमेशा याद रखें कि कभी भी ज्ञान देने से बेहतर होता है कि आप उसको अपने व्यवहार में, आचरण में लाएं और सक्रिय रूप से आप उसके भागीदार बने। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित करके जो है उनमें सामाजिक नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो है 48 नंबर है, इसमें कहा गया है एक शिक्षक अपने आप को प्रभावी संप्रेषक के रूप में स्थापित कर सकता है यदि वह, इसमें आंसर देखते हैं। पहला विकल्प है उपयुक्त शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है, बी विकल्प है जो सिखाता है उसका छात्रों को अर्थ समझने में सहायता करता है, शिक्षण अवधि में प्रश्न पूछता है, छात्रों को विषय पर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर उपलब्ध करवाने में सहायक बने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, जो सिखाता है उसका छात्रों का अर्थ समझने में भी सहायता करता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे हम। फोर्टी 49 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का क्या तात्पर्य है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया को सुकर बनाना। हमारा अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, इसमें जो है कहा गया है एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है यदि वह, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस स्थिति में कॉलेज शिक्षक वास्तव में छात्रों के लिए सहायक हो सकता है? चारों विकल्प देख लिया होगा आपने। इसमें सही आंसर है सी, छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता हो, तो ऐसा शिक्षक वास्तव में छात्रों के लिए सहायक हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है उच्च शिक्षा में अध्यापन का सबसे वांछित परिणाम कौन सा है? चारों विकल्प देख रहे हैं आप। इसमें सही आंसर हो जाएगा बी, विद्यार्थियों की स्वतंत्र सोच के स्तर में वृद्धि। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। पुस्तकें संचार का शक्तिशाली स्रोत हो सकती हैं यदि, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी, पाठ्य सामग्री दृष्टांत दर्शक है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम प्रभावी शिक्षण को सबसे सही प्रकार से प्रतिबिंबित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न जो है शिक्षण के सबसे प्रभावी होने को प्रतिबिंबित करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी, जिज्ञासु मन को विकसित करना। आगे बढ़ते हैं, जो इसमें कुल आपको लगभग 100 क्वेश्चन मिलेंगे, लगभग नहीं 102 क्वेश्चन है, और अभी जो है हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। तो देखते हैं 56 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि छात्र उन शिक्षकों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद करते हैं जो कि, कैसे शिक्षकों को छात्र ज़्यादा पसंद करते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, विषयों से संबंधित छात्रों की समस्याओं का समाधान करें। ऐसे शिक्षकों को जो विद्यार्थी होते हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, छात्रों की सोच शक्ति को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया है कि उच्च शिक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो इसमें देखते हैं छात्रों को जानकारी प्रदान करना, केवल परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना, छात्रों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना और छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना।
तो जहाँ भी केवल या सदैव जैसे वर्ड आए तो आप उसको थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। यहाँ पे केवल शब्द का यूज हुआ है। केवल परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना, ये जो है शिक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं होती है। बाकी आप सेकंड को एलिमिनेट करते हैं तो आपका सही जो आंसर है वो 1, 3 एंड 4 अर्थात सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक प्रभावी शिक्षक सुनिश्चित करता है कि, आप चारों विकल्प देख लीजिए। इसमें सही आंसर है स्थिति की मांग के अनुरूप कक्षा में प्रतियोगिता या परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक नए शिक्षक के लिए सबसे कठिन कार्य अपनी प्राथमिकताएं स्थापित करना होता है। प्रायः वह निम्नलिखित में से किस से अपनी कक्षा का आरंभ करना चाहेगा। तो इसमें जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा, छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करके। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। इसमें कहा गया है कि एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस प्रकार की कार्यशैली को अपनाकर छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित कर लेता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर सहायता करने के लिए इच्छुक होना। ये शैली जो है एक शिक्षक को छात्र के साथ घनिष्ठता स्थापित करने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो 62 नंबर क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। ए ऑप्शन है वार्षिक परीक्षा परिणाम, बी है छात्रों की उपस्थिति एंड सी है कक्षा में छात्रों की पारस्परिक विचार विमर्श की गुणवत्ता की जांच, और डी है कक्षा में छात्रों की चुप्पी। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, छात्रों में कक्षा के पारस्परिक विचार विमर्श की गुणवत्ता की जांच करना। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि कौन निम्नलिखित में से अधिगम के मार्गदर्शन में शिक्षक की भूमिका का न्यूनतम महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो इसका सही आंसर है ए, निजी जीवन में आने वाली बाधाओं को नियंत्रित करने की अंतर्दृष्टि का विकास करना। अगला क्वेश्चन जो है वो 64 नंबर है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उच्च शिक्षा में शिक्षक की कौन सी मुख्य भूमिका नहीं होनी चाहिए। तो आप चारों विकल्प देखें, बहुत ही मिलते जुलते विकल्प हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है छात्रों को अपनी निजी समस्याएं हल करने में सहायता करना। ये एक शिक्षक की मुख्य भूमिका नहीं होती है। बाकी सारे जो तीनों हैं विकल्प, ये एक शिक्षक की भूमिका हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। जैसा कि हमने इसमें देखा अराउंड 100 क्वेश्चन हम देखेंगे अपने पहले टॉपिक के तहत। कह रहे निम्नलिखित गतिविधियों को कक्षा संचार के तर्क क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। क्रम में इसको लगाना है। तो इसमें जो सही आंसर है वो बी है, पहले योजना और तैयारी करेंगे एंड देन सामग्री की प्रस्तुति करेंगे, किए हुए कार्य का विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण के पश्चात हमें अगर ज़रूरत महसूस होती है तो उसमें संशोधन और सुधार करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है 66 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण को इंगित नहीं करता है। नहीं, केवल, सदैव, उपयुक्त, अनुपयुक्त ऐसे शब्दों का विशेष ध्यान देंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, जल्दीबाजी में अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिक्षण प्रभावी शिक्षण को इंगित नहीं करता है, कौन सा कथन। तो इसमें सही आंसर है बी, एक शिक्षक अपने छात्रों में त्रुटि ढूंढता है। ये प्रभावी शिक्षण का लक्षण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आप देख रहे हैं क्वेश्चन कितना आसान है और आपको नॉलेज है कि इसमें जितने टॉपिक हैं प्रत्येक टॉपिक से 7-8 क्वेश्चन आते हैं और ये पहला टॉपिक पे जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करें। कुल 50 क्वेश्चन आते हैं। यदि कुछ छात्र परीक्षा में असफल होते हैं तो इसे किसकी त्रुटि मानी जानी चाहिए। शिक्षक की, प्रधानाचार्य की, स्वयं छात्र की, और डी है इस बात का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। तो यही डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। एक शिक्षक छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, ऐसी स्थिति में शिक्षक को कौन सा कदम उठाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ए, अपने शिक्षण विधि का मूल्यांकन करें और उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार करें। इसमें फ्रेंड्स जो शिक्षण अधिगम वाले क्वेश्चन है इसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। एज ए शिक्षक
एज ए प्रोफेसर आप क्या सोचते हैं। इसमें अधिकांशतः ऐसे आंसर होंगे पॉजिटिव होंगे। अपने स्टूडेंट के प्रति आपको पॉजिटिव रहना है, उनके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखना है। अगर उनके रिजल्ट्स खराब हो रहे हैं, कक्षा में उनकी अनुपस्थिति है या उनका संयत व्यवहार नहीं है, तो ऐसे में आप स्वयं में अर्थात शिक्षक स्वयं निरीक्षण करेंगे और स्वयं इस बात का सुधार करेंगे, न कि इसके लिए स्टूडेंट को उत्तरदायी ठहराया जाएगा कि स्टूडेंट की सारी गलती है। तो ये अप्रोच आपको लेके चलना है कि स्टूडेंट के प्रति आपका जो रवैया होगा आंसर देते वक्त वो पॉजिटिव रखना है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे इस तरीके से। हम 68 क्वेश्चन देख चुके हैं, सॉरी फ्रेंड्स, और अब हम देख रहे हैं 69 नंबर क्वेश्चन को। हमारा 69 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, छात्रों का मार्गदर्शन करना और सीखने के लिए प्रेरित करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक व्यवहार एक असफल शिक्षक व्यवहार के आयाम को चित्रित करता है। इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, छात्रों के प्रति उदासीन रवैया एवं पूर्ण रूप से दिनचर्या पर केंद्रित। अगला जो क्वेश्चन है 71 नंबर, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक अच्छे शिक्षक के संदर्भ में सही है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय का अवलोकन प्रदान करना चाहिए, अच्छा संचार कौशल होना चाहिए और अपने विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, निम्नलिखित में से एक नए शिक्षक के लिए कौन सा वांछनीय उत्तरदायित्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मतभेदों की होती हुई भी साथी शिक्षक के साथ सहयोग करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षक के लिए प्रारंभिक अवस्था में विफलता का मुख्य कारण किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, शिक्षक का ज्ञान जो है वही उसकी विफलता का प्रमुख कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, निम्नलिखित में से किसको मुक्त प्रगति शिक्षा पर आधारित मीर मबका स्कूल विचारधारा का प्रतिपादक कहा जाता है। तो इसमें सही आंसर है अरबिंदो, और आप अरबिंदो को पढ़ के जाएंगे बिकॉज अरबिंदो के शिक्षा के संबंध में कुछ विचार हैं जिनसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक नए शिक्षक के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, शिक्षक अपना व्यक्तित्व और कक्षा को समायोजित करने की क्षमता रखे। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, निम्नलिखित में से उच्च शिक्षा संस्थान में कार्यरत शिक्षक के लिए खाली समय में करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है। आराम करना शिक्षक कक्ष में, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पुस्तकालय में पत्रिकाएं पढ़ना, ये हो सकता है, पर हम और भी विकल्पों को देख लेंगे क्योंकि हमें जो है वो श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है। आपको पता है कि विकल्प मिलते जुलते आपको मिलेंगे, ऐसा लगेगा सभी सही हैं। और सी विकल्प है प्रशासनिक कर्मचारियों से बातचीत करना, ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा। और डी विकल्प है आपका अनुसंधान करना। तो ये जो है आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, टाइलर मॉडल के अनुसार निम्न में से पाठ्यक्रम के मुख्य घटक कौन से हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, उद्देश्य, शैक्षिक अनुभव, अनुभव का प्रभावी संगठन, लक्ष्य का सत्यापन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि अनुभवी शिक्षकों को एक विषय पर विस्तृत योजना तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? विकल्पों को ध्यान से देखेंगे। वे इसकी सहायता के बिना ही अधिक प्रभावी ढंग से सिखा सकते हैं। कक्षा में सिर्फ कुछ ही जिज्ञासु छात्र होते हैं। सी है, शिक्षकों को छात्रों से इस प्रकार की चुनौतियों की संभावना कम ही होती है। और डी है, जैसे वे अनुभव से विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं वे इसका संक्षिप्त प्रारूप तैयार कर सकते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा। कभी कभी दो विकल्पों पे निशान इसलिए लगाया गया है, मतलब किसी क्वेश्चन पे आपको 2 या 3 विकल्पों पे जो निशान दिखता है, इसका मतलब कि कुछ आंसर ऐसे होते हैं जिसके विकल्प जो है वो कन्फ्यूजिंग होते हैं कि नहीं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार आप कन्फ्यूज ना हो और सटीक आंसर का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि
निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक आदर्श शिक्षक के विशेष अभिलक्षणों को दर्शाता है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आपका समय बचाने के लिए मैं जो है सभी विकल्पों को पढ़ नहीं रही हूँ, तो आप सभी विकल्पों को ज़रूर देख लें। उसमें से सी सही आंसर है कि एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भांति व्यवहार करता है, ऐसा शिक्षक जो है आदर्श शिक्षक के अभिलक्षणों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन कारणों की वजह से शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से घिर चुका है? तो इसमें जो सही आंसर है वो बी है, समस्याओं के निदान के लिए कठोर वैज्ञानिक जांच का अभाव। तो कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस इसलिए बार बार करना जरूरी है कि क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, बट प्रैक्टिस के अभाव में आप जो है सही आंसर नहीं पहचान पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शिक्षक को पाठ्य योजना की परिचयात्मक अंश में छात्रों से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? अभिहस्तांकित कार्य अर्थात असाइनमेंट, अभिक्षमता विकसित करना, ध्यान आकर्षित करना, कौशल विकसित करना। तो परिचयात्मक अंश में छात्रों से जो है एक शिक्षक की अपेक्षा ध्यान आकर्षित करने की होनी चाहिए, अर्थात सही आंसर सी है, क्योंकि परिचय में आप उनसे असाइनमेंट की अपेक्षा तो नहीं कर सकते और ना ही कौशल डेवलप कर सकते हैं, तो इसमें सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कितने आसान हैं, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आसान मिलेंगे, बस आपको अभ्यास की आवश्यकता रहती है। प्रौद्योगिकी के विकास को ध्यान में रखते हुए भविष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो आप सभी विकल्पों को देख लिए हैं, इसमें जो सी आंसर है वो सबसे सही आंसर है, छात्रों का मार्गदर्शन करना। बाकी यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगी। 83 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, विभेदन स्तर। शिक्षण अधिगम के जो ये 3 महत्वपूर्ण स्तर हैं, स्मृति, बोध और चिंतनशीलता। हम अब आगे बढ़ते हैं। 83 क्वेश्चन देख चुके हैं हमारे पहले टॉपिक में, 100 के अराउंड क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर किए गए ब्लूम वर्गीकरण में विभिन्न ज्ञान क्षेत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के विषय क्षेत्र में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विचार। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस महापुरुष द्वारा एकीकृत शिक्षा की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अरबिंदो। मैंने अभी इसके पहले कहा कि आप अरबिंदो को जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि इनकी शिक्षा पे कुछ विचार हैं, अतः क्वेश्चन इनसे भी बन सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 86 नंबर, इसमें कहा गया है कि शिक्षा के स्तर को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ए है, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति के द्वारा शिक्षा स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। निम्नलिखित में से आज के शिक्षक को कक्षा शिक्षण को प्रभावी ढंग से समायोजित करने के लिए किस कौशल की आवश्यकता है? तो इसमें जो है सही आंसर है आपका सी, यानी 2, 3, 4। शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान और शिक्षण सामग्री में दक्षता। वैसे तो ये सभी जो विकल्प हैं वो सभी सही हैं, लेकिन आपको श्रेष्ठ चुनना है। आप देख रहे हैं कि सभी विकल्प सही हैं, लेकिन सभी विकल्प सही हैं ऐसा कोई आपको आंसर में विकल्प दिया ही नहीं गया है, तो आप जो है सर्वाधिक श्रेष्ठ चुनेंगे, अर्थात 2, 3, 4 ये तीनों सही हैं, इसलिए सही आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। इसमें पूछा है कि एक शिक्षक का मूल कर्तव्य क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा सी, छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे शिक्षक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुणवत्ता है? तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, सामग्री में श्रेष्ठता और सामाजिक वृत्ति का होना। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। एक शिक्षक का शिक्षा संस्था में समायोजन का प्राथमिक दायित्व निम्नलिखित में से किसका बनता है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो सी है, स्वयं शिक्षक का। एक बात हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि अगर आप शिक्षक बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, तो सर्वाधिक जिम्मेदारी आपकी होती है। 91 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो सही कथन है वो है ए, पाठ्यक्रम जो है पाठ्यचर्या का एक संलग्नक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे हम।
इसमें पूछा गया है एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए। आप सभी विकल्पों को देख लें। इसमें जो सबसे सही आंसर है वो है विषय का अच्छा ज्ञान। वैसे तो सभी जरूरी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण गुण के बारे में पूछा है तो आपको जो बेस्ट विकल्प है उसका चयन करना होता है। सही आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। इसमें पूछा गया है एक संसाधन शिक्षक अर्थात रिसोर्स टीचर की शिक्षण में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, शिक्षण के साथ पाठ्यक्रम की गतिविधियाँ। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही आंसर है ए 1961 में। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। इसमें पूछा गया है अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा उपयुक्त क्रम में नहीं है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है लक्ष्य। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया है कि बच्चे की सृजनात्मकता के लिए सबसे बड़ा बाधक कौन सा है। तो इसमें जो सही आंसर है वो होगा बी, आवश्यक प्रेरणा प्रदान करने में वयस्कों की असफलता। क्वेश्चन नंबर 97 है शिष्य केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है। तो इसमें सही आंसर है सी, शिष्यों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुकूल शिक्षा।